शालू बता, ये बैंगन किस कलर का है? ये तो ब्लैक कलर का है। अच्छा शालू, वो सामने देख, सर ने किस कलर की शर्ट पहनी है? सर ने आई थिंक सफेद कलर की शर्ट पहन रखी है। सर उनके पास आ गए। सर शालू बोल रही है आपने सफेद शर्ट पहनी है, पर आपने तो पीली शर्ट पहन रखी है। सर ये लोग हर वक्त मेरा मजाक उड़ाया करते हैं। वैसे भी जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, कुछ ही महीनों बाद कॉलेज खत्म होने वाला है। तुम लोगों को पढ़ाई वढ़ाई तो करनी नहीं होती, जब देखो इसका मजाक उड़ाया करते हो। पूरे कॉलेज को पता है कि शालू को केसरिया, सफेद और हरे रंग के अलावा कोई रंग दिखाई नहीं देता, फिर भी तुम सब इसे छेड़ते रहते हो। चुपचाप क्लास में जाओ। जी सर। वैसे शालू, एक लास्ट सवाल, रात में सोते वक्त जब आंखें बंद करती हो तब काला रंग दिखता है या वहां भी हरा हरा दिखता है? हाँ? सभी लड़के उसका मजाक उड़ाते हुए चले गए। इधर शालू दुखी हो गई। सर ने उसे समझाया, शालू तुम इन सब की बातों का बुरा मत माना करो। एक हफ्ते बाद अपने कॉलेज में 500 मीटर ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा, उस दिन थोड़ा जल्दी आ जाना। ओके सर। कलर ब्लाइंडनेस की वजह से शालू का हर कोई मजाक उड़ाता था। चीजों को पहचानने में भी उसे तकलीफ होती थी। दूसरी तरफ उसके घर में उसकी भाभी और माँ दोनों ही परेशान थे। बहू, शालू का कॉलेज खत्म होने वाला है, उसकी शादी भी करनी है। उसकी आंखों को लेकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ। सासू माँ, शालू की आंखें क्या बचपन से ऐसी हैं? हाँ बहू, शालू को बचपन से ही 3 रंगों के अलावा चौथा कोई रंग नहीं दिखाई देता। हमने एक से एक डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई हल निकालती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद शालू को देखने लड़के वाले आए। शालू भी अपनी माँ के साथ सर पर पल्लू डालकर चाय लेकर आई। आपकी बेटी तो बहुत संस्कारी है, ये हरा रंग तुम पर बहुत सूट कर रहा है। आप पर भी सफेद रंग की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है आंटी। माँ, आपने तो गुलाबी साड़ी पहनी है, इन्हें सफेद क्यों दिख रही है? कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई? बेटा, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल हमारी बेटी को सिर्फ केसरिया, सफेद और हरा रंग ही दिखाई देता है। खाना पकने के बाद सब्जी का रंग ब्राउन हो जाता है, पर इसे तो वो रंग दिखता ही नहीं होगा। हम खाना बनाने को कुछ कहेंगे और ये कुछ और ही बना लाएगी। नहीं नहीं, ऐसी खतरनाक लड़की से मुझे अपने बेटे की शादी नहीं करनी। लड़के वाले शालू की इंसल्ट करके चले गए। शालू रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। इधर उसकी माँ परेशान हो गई। सासू माँ, आप परेशान मत हो, मैं एक ज्योतिषी को जानती हूँ, वो बहुत पहुंचे हुए हैं। अगर मेडिकल साइंस के पास शालू का इलाज नहीं है तो इसका मतलब की बात कुछ और ही है। कल चलते हैं उनके पास। बहू की बात सुनकर सास को थोड़ी तसल्ली मिली। अगले दिन दोनों सास बहू ज्योतिष के पास पहुंचकर उन्हें शालू की कुंडली दिखाती हैं। समस्या तो बड़ी गंभीर है। आप लोग कल सुबह सुबह आइएगा। हमें आपकी पुत्री की कुंडली का आज रात भर गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, तब सच्चाई पता चलेगी। ठीक है बाबा, आप आराम से कुंडली देखिए, हम कल आते हैं। दोनों सास बहू घर आ गईं, लेकिन घर आते ही फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। यहाँ तक कि सड़कों पर बर्फ जमने लग गई। दोनों सास बहू बस अगली सुबह का इंतजार करने लगी, पर अगली सुबह तक बर्फबारी होती रही। बहू, हमें तो आज ज्योतिष के पास जाना था। मुझे तो नहीं लगता कि ये बर्फबारी रुकने वाली है। माँ जी, आज गणतंत्र दिवस है, बारिश तो होनी थी। अब चाहे बारिश आए या तूफान, शालू के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। बाबा ने सुबह ही बुलाया था, चलो चलते हैं। ठीक है सासू माँ, मैं बाहर कोई ऑटो वाला देखती हूँ। शालू की भाभी अपनी सास के साथ तेज बारिश में ऑटो पकड़कर ज्योतिष के पास चली गई। आज गणतंत्र दिवस है, सर ने आज मुझे जल्दी बुलाया था। बारिश भी तेज हो रही है, लगता है आज जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते से ही जाना होगा। शालू ने छाता लेकर घर से निकल गई। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर वो किसी तरह चलती चली जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ दोनों सास बहू ज्योतिष के पास पहुंच गई। क्या हुआ बाबा, कुछ पता चला? हाँ, जिस बिटिया की ये कुंडली है वो बिटिया पिछले जन्म में सेना में जवान थी, यानी एक आर्मी ऑफिसर। सरहद पर जंग चल रही थी, बॉर्डर के इस तरफ भारत का तिरंगा लहरा रहा था। तभी दुश्मन सेना ने तिरंगे पर निशाना लगाया। तिरंगे पर गोली लगते ही तिरंगा गिरने वाला था कि तभी आपकी बेटी दौड़ पड़ी। शालू तिरंगे की तरफ भागने लगी। दुश्मन सेना ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो दुश्मनों की गोलियों से छल्ली छल्ली हो गई, पर उसने अपने तिरंगे को जमीन पर गिरने से बचा लिया। वो तिरंगा शालू के ऊपर कफन बनकर छा गया। उसी घटना का यह असर है कि इस जन्म में उसे तिरंगे के 3 रंगों के अलावा कोई रंग दिखाई नहीं देता।
ये सुनकर सास बहू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन बाबा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? इसका कोई उपाय तो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ये अंदाजा होने लगा है कि जल्द ही आपकी बेटी के साथ कुछ वैसी ही घटना घटित होने वाली है जैसी पिछले जन्म में घटी थी, और उसी घटना से आपकी बेटी को सभी रंग दिखाई देने लगेंगे। ये मेरा वादा रहा। ये सुनकर दोनों को खुशी भी हुई और डर भी लगा। खैर, दोनों सास बहू वापस घर लौटने लगी। वहीं दूसरी तरफ शालू तेज बर्फबारी में किसी जंगल में जंगली कुत्तों के बीच फंस गई। खतरनाक जंगली कुत्तों ने उसे दौड़ा लिया। भागते भागते शालू अचानक गिर गई। पूरे जंगल में बर्फ ही बर्फ थी। शालू बर्फ के अंदर ही घुस गई, जिससे अब कुत्ते उसे देख नहीं पाए और वहां से भाग गए। जब शालू बाहर निकली तो उसके सारे कपड़े बर्फ से गीले हो चुके थे। तभी अचानक कहीं से उड़ता हुआ बहुत बड़ा सा तिरंगा शालू के ऊपर आकर गिरा। शालू ने उस तिरंगे का लहंगा बना लिया। आज भारत माँ की बेटी की इज्जत इस तिरंगे ने बचा ली। अब जल्दी से कॉलेज पहुंचना होगा। शालू भागते हुए किसी तरह कॉलेज पहुंची तो देखा कि 500 मीटर का तिरंगा लहराया जा चुका था और राष्ट्रगान चल रहा था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुआ, वैसे ही तूफान की वजह से वो तिरंगा अचानक बहुत तेज लहराने लगा। लोहे की रॉड जमीन से उखड़ गई। ये तिरंगा तो गिरने वाला है, और वो भी सर के ऊपर। अगर तिरंगा सर के ऊपर गिरा तो लोहे के रॉड से सर की खोपड़ी खुल जाएगी, और इस तिरंगे को भी मैं जमीन पर किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। इतना बोलकर शालू तिरंगे की तरफ भागी। हट जाओ सर! शालू ने भागते हुए तिरंगे को जमीन पर गिरने से बचाया, साथ ही साथ सर को भी बचा लिया। उसका सर किसी पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गई। वो तिरंगा शालू के बदन पर कुछ वैसे ही छा गया जैसे पिछले जन्म में हुआ था। ये तो अपनी शालू बेटिया है। इसने मुझे और तिरंगे को तो बचा लिया, पर अरे कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और इसके घर वालों को भी खबर कर दो जल्दी। यस सर। शालू को अस्पताल में एडमिट किया गया। सर ने शालू की माँ और भाभी को सारी बात बताई। लगभग 1 घंटे के बाद शालू को होश आ गया। आप सब लोग अब शालू से मिल सकते हैं, उन्हें होश आ गया है। कैसी है मेरी बच्ची? माँ, आप रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ। और आप पर ये पिंक कलर की साड़ी कितनी मस्त लग रही है। और भाभी, आप तो ब्लैक साड़ी में कहर ढा रही हो। ये सुनकर दोनों सास बहू हैरान हो गई। शालू, तुम्हें सारे रंग दिखाई दे रहे हैं? हाँ भाभी, अब मैं सारे रंग देख सकती हूँ। उस दिन के बाद शालू को हर रंग दिखाई देने लगा। अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। अहमद और विक्रम बचपन के दोस्त थे। विक्रम की शादी को 3 साल हो चुके थे और 2 साल का बेटा था, जबकि अहमद की शादी अभी पिछले साल नवंबर में ही हुई थी। उसकी पत्नी शबाना 6 महीने की गर्भवती थी। अहमद और विक्रम एक साथ ही एक स्कूल में पढ़े और कॉलेज भी एक साथ ही किया, इसलिए दोनों की मित्रता उनके परिवारों के बीच भी दिखाई देती थी। एक दूसरे के घर आना जाना, खूब मेल मिलाप उनकी दोस्ती में झलकता था। नमस्ते चाची जान, कैसे हो? ये लो, माँ ने आम का अचार डाला था, आपके लिए भेजा है। अच्छा, बहुत मन था तुम्हारी माँ के हाथ का आम का अचार खाने का। मैंने मीठे पान तैयार किए हैं, उन्हें पसंद है ना? लेते जाना। और ये चॉकलेट बहू के घर से उसकी बहन लाई थी, ये गुड्डू के लिए लेते जाना। ठीक है चाची जान, मैं लेता आऊंगा। अच्छा, इस बार 15 अगस्त पर क्या तैयारी है? मेरे घर आओगे या हम सब यहाँ आ जाएं? अरे इस बार तुम सब आना, क्योंकि तुम तो जानते ही हो शबाना को ज्यादा चलना फिरना डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो घर पर वो अकेली रहेगी। अगर हम आए तो इस बार हम ही तैयारी कर लेंगे, क्यों अम्मी? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम चिंता मत करो, खाने पीने की तैयारी सब हो जाएगी। बाकी तुम दोनों मिलकर देख लो जो भी करना है। वैसे तो शबाना का भी इस साल यहाँ पहला 15 अगस्त का त्योहार है, वो भी इस त्योहार की धूम देख लेगी। उसे भी तो पता चले कि हम इस त्योहार में कितना जश्न मनाते हैं। ठीक है चाची जान, मैं माँ और प्रीति को यहीं ले आऊंगा। बाकी मैं माँ से आपकी फोन पर बात करवा दूंगा, कैसे कैसे क्या बनाना है। थोड़ा माँ और प्रीति मिलकर बना लेंगे, क्योंकि यहाँ तो शबाना भाभी अकेली हैं, इतना कर नहीं पाएंगी, तो उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, पतंगे फिर आज ही खरीद लाते हैं। 8-10 दिन रह गए हैं, पता चले बाद में मिल ही नहीं पाएंगी जैसी हमें चाहिए। अहमद विक्रम के साथ पतंगे खरीदने के लिए चला जाता है। तभी शबाना अपनी सास के पास आती है। अम्मी, आपने इतनी सारी चॉकलेट विक्रम भैया को दे दी। आपको पता है कितनी महंगी बाहर की चॉकलेट है? विदेश से लाई है मेरी बहन, और आपने उन्हें उठाकर दे दी। और ये मैं क्या सुन रही हूँ? 15 अगस्त का त्योहार? हमारे यहाँ तो ये त्योहार कोई भी नहीं मनाता। इतनी भीड़ भाड़ करने की क्या जरूरत है अम्मी? आपको पता है मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है। फालतू का ये त्योहार मनाने की फिर क्या ही जरूरत है? इतने सारे मेहमान आएंगे, खाना पीना आपको पता भी है। पहले ही हमारे यहाँ कोई नौकर चाकर तो है नहीं,
जो कोई काम समेट लेगा। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। शबाना मुंह बनाती हुई कमरे में चली गई। उस समय अहमद की माँ को बुरा तो लगा, पर शबाना जिस हालत में थी उसे देखकर अहमद की माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। 15 अगस्त के त्योहार की सारी तैयारियां चल रही थी। विक्रम और अहमद दोनों मिलकर छोटे बड़े हर तरह के तिरंगे सजावट के लिए ले आए थे। प्रीति बहू, मैं सोच रही थी शबाना की हालत तो है नहीं कि वो ज्यादा काम कर पाए। क्यों ना हम दिन भर के खाने के लिए मठरी, लड्डू, मटर, कचौड़ी, दाल कचौड़ी पहले ही बना ले। अब बाकी उस दिन के लिए छोले भटूरे और दही भल्ले वगैरह भी बना लेंगे। मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर ज्यादा बोझ न डाला जाए, सब कुछ हम ही तैयार कर लें। क्यों बहू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी माँ जी ठीक है, मैं आपके साथ सारी तैयारी करवा लूँ। विक्रम, उसकी माँ और पत्नी 15 अगस्त के त्योहार की सारी तैयारियां करने में लगे हुए थे। 2 दिन बाद 15 अगस्त था। अहमद भी विक्रम के साथ त्योहार की तैयारियों के लिए बातचीत करके घर लौटा। सबने खाना खाया। तकरीबन रात के 12:30 बजे से अचानक शबाना की तबीयत खराब होने लगी। उसके पेट में दर्द था। शबाना की सास और पति घबरा गए क्योंकि अभी तो 7वां महीना लगा ही नहीं था। अम्मी, डॉक्टर तो शहर से बाहर गई हुई है, अब क्या करें? दूसरी कोई डॉक्टर पता नहीं इस समय मिलेगी या नहीं। एक काम करता हूँ, विक्रम को फोन करता हूँ। हाँ बेटा, विक्रम और प्रीति बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, वो जरूर कोई न कोई सुझाव तुझे देंगे। अम्मी, अम्मी बहुत दर्द हो रहा है पेट में, सहन नहीं हो रहा। मैं विक्रम को फोन मिला रहा हूँ। अहमद विक्रम को फोन मिलाता है। विक्रम प्रीति से इस बारे में बात करता है। प्रीति का बेटा गुड्डू जिस हॉस्पिटल में हुआ था, प्रीति वहाँ की लेडी डॉक्टर को अच्छे से जानती थी। वो सारी बात कर लेती है। विक्रम प्रीति के साथ गाड़ी लेकर अहमद के घर पहुँचता है और वो सब शबाना को लेकर लेडी डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। डॉक्टर शीतल, शबाना मेरी छोटी बहन की तरह है, प्लीज इसे देखिए, ये बहुत घबराई हुई है। चिंता मत करो प्रीति, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, टेंशन की कोई बात नहीं है। शबाना को गैस का दर्द है, कोई घबराने की बात नहीं है, बच्चा बिल्कुल सेफ है। शबाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने नाश्ते, लंच और डिनर में बहुत ज्यादा गैप कर लिया हो और जितनी खुराक खानी है उससे कम खाई हो? कितनी बार बोलती हूँ डॉक्टर साहिबा की भूखी मत रहा कर, कुछ खा लिया कर, पर यह है कि मेरी मानती ही नहीं है। सॉरी डॉक्टर, बस मैंने थोड़ी लापरवाही कर दी, अब मैं समय पर खाना खाया करूंगी। शबाना, अगर तुम्हारा कुछ भी खाने का मन करे ना तो तुम मुझे फोन कर लिया करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद की कोई ना कोई चीज बनाकर जरूर भेज दिया करूंगी, पर भूखी मत रहा करो। प्रीति, उसके सास और विक्रम का स्वभाव देखकर शबाना सचमुच बहुत शर्मिंदा थी। आज अहमद के दोस्त विक्रम के परिवार वालों के कारण ही शबाना सही समय पर एक लेडी डॉक्टर से चेकअप करवा पाई, क्योंकि दोस्त वही है जो दुख तकलीफ में काम आए। और विक्रम और अहमद ऐसे ही दोस्त हैं जो सुख के साथ साथ दुख को भी आपस में बांट लेते हैं, जिससे दुख का एहसास कम हो जाता है। कुछ देर बाद शबाना घर पहुंच जाती है। अगले दिन उसकी तबीयत में सुधार था। 15 अगस्त का दिन आ जाता है, पर ये क्या, त्योहार की तैयारियों में सबसे ज्यादा योगदान शबाना ही दे रही थी। सब लोग मिलकर खाते पीते हैं और पतंग उड़ाते हैं। शबाना भी विक्रम के परिवार के साथ घुल मिल जाती है। अपनी बहू को सबके साथ हंसते खेलते देख अहमद की माँ बहुत खुश थी। सब मिलकर धूमधाम से 15 अगस्त का त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे के साथ आजादी के दिवस की खुशियां बांटते हैं।